Dear students of 8th class, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, kindly open Social Science book, chapter number 5, and turn to page number 49. Today, we will discuss about factors affecting the location of industries. My name is Khadim Hussain, District Resource Person, Diet Sopor. Dear students, the factors that affect the location of industries are raw material, land, water, labor, power, capital, transport, and market. Before introducing this entire concept to you, here I would like to request you all kindly explore this presentation with complete concentration because it is very useful for all of us, even you, when you will grow young. Inshallah, it will help you a lot. In the modern age, due to the global recession, less amount of jobs are available in the market. First point. Second point, government cannot afford and provide government job to every citizen of his country. But government is providing resources and platforms where we can turn an industrialists. So it's very important for us to understand if we are supposed to turn as industrialists or if we are supposed to go for setup of business. This is one of the important presentation that you are supposed to focus on. If we want to introduce ourselves in the field of industries, it's very important to understand this presentation. If you want to turn as industrialist, you should understand what are the different factors that are affecting the location of industries. The first factor which will affect the location of industries is the raw material. When we will decide any location for establishing the industry, you are supposed to understand whether raw material required to produce different types of products in my industry is available or not. आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है जिस इलाके में मैं इंडस्ट्री डालूँगा या जिस इलाके में जो भी इंडस्ट्री डालना चाहता है क्या वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है जो मुझे वो अपनी इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है सो दैट कि मैं प्रोडक्ट्स बनाऊँ या मैं ऐसे बताऊँगा क्या अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसा कितना लगेगा वो रॉ मटेरियल उस इलाके तक पहुंचाने के लिए जहाँ पे मेरी इंडस्ट्री बनी हुई है क्या व्हाट विल बी द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या वो मुझे वो रॉ मटेरियल बाय एयर लाना है उस लोकेशन पे या थ्रू रोड आ जाएगा इसको ये पूरा जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा अगर इसको रॉ मटेरियल महंगा मिलेगा नेचुरली इसका जो प्रोडक्ट है वो महंगा बन जाएगा और मार्केट में कंपटीटर्स बैठे हैं अगर उनको रॉ मटेरियल अवेलेबल है इंडस्ट्री के पास नेचुरली उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कॉस्ट नहीं लगेगी और उसका प्रोडक्ट कंपैरेटिवली मार्केट में कम रेट पे मिलेगा जो इसके प्रोडक्ट को फिर इफ़ेक्ट करेगा दूसरा अगर मैं किसी जगह पे इंडस्ट्री डालना चाहता हूँ क्या उस एरिया में लैंड अवेलेबल है इवन दो अगर वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है लेकिन लैंड अवेलेबल नहीं है फिर उस रॉ मटेरियल को मैं क्या करूँगा मेरा एक ही मकसद ये है कि जिस जगह पे मैं इंडस्ट्री डालना चाहता हूँ वहाँ पे लैंड अवेलेबल होना चाहिए उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर मान लो अब रॉ मटेरियल भी है लैंड भी अवेलेबल है अब अगर वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है तो अच्छा है अगर वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है उस एरिया में जहाँ पे वो इंडस्ट्री डालना चाहता है ही सपोज टू इंट्रोस्पेक्ट कि सोर्स ऑफ वाटर क्या हो सकता है क्या मुझे बाहर से वाटर लाना है किस कॉस्ट में मिलेगा और मुझे इंडस्ट्री में अंदर डिफरेंट प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना पानी की ज़रूरत है तो ये चीज़ भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है उसके बाद चौथा पॉइंट अगर मुझे रॉ मटेरियल भी मिला लैंड भी मिली वाटर फैसिलिटीज़ भी थी फिर हमें ये देखना है क्या लेबर वहाँ पे अवेलेबल है जो मुझे हेल्प करेगी फैक्ट्री में डिफरेंट मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए अपने रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने में सो दैट टू रीच दैट इन टूवर्ड्स द एंड प्रोडक्ट
वहाँ पे सब जगह पे हमें लेबर की ज़रूरत होती है। तो इसको ये बहुत ज़रूरी है एनालाइज़ करना, जिस जगह पे मैं इंडस्ट्री डालना चाहता हूँ क्या वहाँ पे लेबर अवेलेबल है, अगर लेबर अवेलेबल है क्या वो स्किलफुल है, क्या वो हार्ड वर्कर्स है, क्या उनके पास वो टैलेंट है जो टैलेंट काम आ जाएगा अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग के लिए मेरे प्रोडक्ट्स में। पहली बात, अगर लेबर अवेलेबल होगा तो वो ट्रेन, उनको हम ट्रेन भी कर सकते हैं, या अगर ट्रेन लेबर को लाना है कहाँ से वो यहाँ आएंगे, वो कितना पैसा लेंगे, कितना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, वो सब कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। कि अगर लोकल लेबर है फिर ठीक है, नहीं लोकल लेबर है बाहर से लाना पड़ेगा, उसका खर्चा कितना बढ़ेगा एक एंड प्रोडक्ट पे, ये सारा एंड प्रोडक्ट पे खर्चा बढ़ता है। तो ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, इससे भी इफ़ेक्ट होता है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। उसके बाद पावर, जिस जगह पे मैं इंडस्ट्री डालना चाहता हूँ क्या वहाँ पे पावर फैसिलिटी है या नहीं है। अगर पावर फैसिलिटी है अच्छी बात है, तो फिर ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर पावर फैसिलिटी है किस रेट पे मुझे पावर मिल रहा है इंडस्ट्री को, क्या वो सब्सिडाइज्ड रेट है और नॉर्मल रेट है, या अगर मुझे पावर जिस लेवल का पावर मुझे चाहिए क्या उस लेवल का अवेलेबल है कि नहीं है। उसके बाद अगर मुझे रॉ मटेरियल भी मिला, लैंड भी अवेलेबल है, वाटर रिसोर्सेज भी है, लेबर्स भी अवेलेबल है, पावर फैसिलिटी भी है, उसके बाद जानना बहुत ज़रूरी है क्या कैपिटल उस एरिया में है। कैपिटल बाय वी मीन मशीन्स, मैन मेड मशीन्स जो होती है, और जो बिल्डिंग मुझे चाहिए ऑपरेट करने के लिए अपना फंक्शन पूरा, तो क्या वो अवेलेबल है वहाँ पे कि नहीं है। अगर अवेलेबल है देन इट्स गुड, इफ़ इट्स नॉट अवेलेबल फिर उसको बनाना पड़ेगा। फिर उसको ये भी देखना है कि उस एरिया में बिल्डिंग बनाने का कॉस्ट महंगा तो नहीं है, उस एरिया में मैं ट्रांसपोर्ट मशीन्स अपने कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद अगर कैपिटल भी मिला, पावर भी मिला, लेबर भी था, वाटर भी था, लैंड भी अवेलेबल हुई, रॉ मटेरियल भी था, फिर उसको देखना है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है उस एरिया में जहाँ पे मैं इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ या नहीं है। अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है देन इट्स गुड। रोड कनेक्टिविटी कैसी है ये इसके लिए अलग एक फैक्टर में बनेगा। उसके बाद ये देखना है कि मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होंगे। फॉर एग्जांपल अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हुआ और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, ये क्या करेगा, इंडस्ट्री नहीं डाल सकता है वहाँ पे। अब अगर ये बाई एयर फैसिलिटी है रॉ मटेरियल लाने की या नहीं, ये भी एक ट्रांसपोर्ट फैक्टर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ द इंडस्ट्री। उसके बाद ये देखेगा मार्केट इज़ अवेलेबल नियर बाय और नॉट, क्योंकि कॉमन सी बात है जब हम किसी जगह पे इंडस्ट्री डालेंगे हम इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ आएंगे काम करने के लिए, वहाँ अदर एरियाज़ ऑफ द कंट्री से भी लोग आएंगे जो वहाँ पे रहेंगे कभी, या जिनको टाइम चाहिए वहाँ पे। या मार्केट की एक और इम्पॉर्टेंस है, अगर ये रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है वहाँ पे, वाटर भी अवेलेबल है, लेबर भी अवेलेबल है, पावर भी अवेलेबल है, अब उसका जो एंड यूज़र है प्रोडक्ट का, अगर वो नियर बाई मार्केट से ही हासिल करेगा प्रोडक्ट्स को, उसका कॉस्ट बच जाएगा। या दूसरे तरीके से हम देखेंगे अगर मार्केट अवेलेबल है, ये मार्केट में जल्दी इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कर सकता है जो ये प्रोडक्ट बना रहा है। तो मार्केट का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। नटशल में हमने आज जाना कि अगर हमें इंडस्ट्री डालनी होगी किसी लोकेशन पे किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। दैट इज़ रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। अब डियर स्टूडेंट्स इस पिक्चर की तरफ अब थोड़ा बहुत गौर कर लो। मैंने लोकेशन फैक्टर्स क्या क्या होती है इंडस्ट्री के, थोड़ा इसको पिक्चराइज करने की कोशिश की। आप राइट हैंड साइड से देखोगे ऊपर पहले अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लोकेशन ऑफ फैक्ट्री के लिए। दूसरा गवर्नमेंट मनी, मोस्ट ऑफ द स्कीम्स ऐसी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड कॉस्ट प्रोवाइड करता है, या लैंड लीज पे मिलता है बहुत टाइम पे जिस पे हमें कम पैसा देना पड़ता है, ये एक फैक्टर रह सकता है। अगर हमें इंडस्ट्री डालनी होगी और मुझे इंडस्ट्री डालने के लिए 5-6 कनाल्स ऑफ लैंड की ज़रूरत है, अगर मेरे पास जो पैसा है पहले मैंने ज़मीन खरीदने में खर्च किया, फिर तो फैक्ट्री रही, फिर तो वो बनेगी ही नहीं, क्योंकि मुझे रॉ मटेरियल भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए, उसके लिए प्रोसेसिंग के लिए लेबर चाहिए, फिर ही मेरा एंड प्रोडक्ट आ जाएगा। अगर किसी जगह पे मुझे लैंड गवर्नमेंट लीज पे देती है या फ्री ऑफ कॉस्ट देती है या कम दाम पे देती है, जो पैसा मेरे पास है मैं ज़्यादा प्रोडक्शन पे पैसा खर्च करूँगा, मैं ज़्यादा रॉ मटेरियल पे पैसा खर्च करूँगा, मैं ज़्यादा पैसा लेबर पे खर्च करूँगा, सो दैट कि मेरे पास एंड प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाए और मैं
ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाऊँ। तो ये गवर्नमेंट मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। नियर बाय मार्केट है कि नहीं है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, लेबर सप्लाई का क्या स्टेटस है वहाँ पे, एनर्जी सोर्स का क्या स्टेटस है, रॉ मटेरियल का क्या स्टेटस है। उसके बाद हम देखेंगे इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड वायर सम और ऑल दीज फैक्टर्स आर इजीली अवेलेबल। वही पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ जो हमने डिस्कस की, जैसे रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। अगर ये चीज़ें अवेलेबल है तो वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होती है। अगर सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी, थोड़ी बहुत चीज़ें अवेलेबल होंगी, फिर भी वहाँ पे इंडस्ट्री चल एस्टेब्लिश हो सकती है। इन ऑर्डर टू लोकेट इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज, गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड इंसेंटिव्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे मैंने पहले ही बताया, इंडस्ट्रीज़ का शिफ्ट सिटीज़ से रूरल एरिया की तरफ लाने के लिए, क्योंकि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का उतना इन्फ्लुएंस नहीं होता है, तो गवर्नमेंट ने, जैसे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी ये इनिशिएटिव लिया है और नेशनल लेवल पे भी ये इनिशिएटिव लिया गया है कि टू कन्वर्ट the mode of industries towards the rural area, so that it will turn as sign of progress and employment for the local youth of that area. इससे क्या फ़ायदा होता है, कौन कौन से इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने रखे हैं इंडस्ट्रीज़ को लोकल और रूरल एरियाज़ में एस्टेब्लिश करने के लिए। सब्सिडाइज्ड पावर मिलता है हमें, लोअर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलता है हमें अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ मिलती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लीड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी एरिया में किसी ने इंडस्ट्री डाली या फैक्ट्री डाली, ऑब्वियसली वहाँ पे लोगों को काम मिलेगा, ऑब्वियसली उनको पैसा मिलेगा, ऑब्वियसली उनकी ज़िंदगी सुधर सकती है। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होती है, इससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम होता है। उस एरिया में जहाँ पे इंडस्ट्री मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे काम करते हैं और उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है पैसा कमाने की, क्योंकि वो उस इंडस्ट्री में जाते हैं, काम करते हैं और अपना पैसा कमाते हैं। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक फ़ोटोग्राफ रखी है, पर्टिकुलरली इसलिए रखी है क्योंकि ये अभी ट्रेंडिंग है JNK में। अगर आपके पेरेंट्स हैं घर में, उनको थोड़ा बहुत एजुकेट कीजिए। ये हनी बी फार्मिंग जो है, इस पे गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज्ड कॉस्ट रखा है और बहुत सारी स्कीम्स है इसके लिए। अगर आपके पेरेंट्स या कोई आपके घर में अनएम्प्लॉयड आपका भाई है, बहन है, और वो शी और ही वांट्स टू टर्न एज इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन जो है, उन्होंने हनी बी फार्मिंग में एक स्कीम रखी है। आप उनकी साइट पे जाओ, वहाँ पे पता करो, या नियर बाई जो आपका एग्रीकल्चरल ऑफिस होगा उसमें जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। सो दिस कैन टर्न एज सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सोर्स ऑफ अर्निंग मनी वाइल स्टेइंग एट होम। डियर स्टूडेंट्स, और एक पिक्चर मैंने यहाँ पे डाली है, वायर डू आवर गवर्नमेंट सब्सिडाइज गो। जो भी गवर्नमेंट ये सब्सिडी का पैसा देता है, ये जाता कहाँ है। मैंने थोड़ा एनालाइज किया, 2006, 2007, 2009, 2010। आप एक्सट्रीम राइट साइड में देखो, कलर कौन सा यूज़ किया गया है इस कंपैरिजन शीट में। 2006-07 के लिए एक कलर है, 2009-10 के लिए रेड कलर है। अगर हम बॉटम लाइन से देखेंगे तो कुछ प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हैं यहाँ पे। पेट्रोलियम है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, रेलवेज़ है, इंटरेस्ट है, अदर्स है, फूड है, फर्टिलाइज़र है। अगर आप एक्सट्रीम लेफ़्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे परसेंटेज दी गई है, 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, सो एंड सो ऑन। आज हम जानने की कोशिश करेंगे 2007, 8, 9, 10 में पेट्रोलियम पे कितना सब्सिडी रखा था गवर्नमेंट ने। 2006-07 में अगर हम कलर पे देखेंगे तो 5% से कम रखी थी सब्सिडी, और 9-10 में पेट्रोलियम पे सब्सिडी ज़्यादा रखी थी, ऑलमोस्ट अबाउट 10%। जब हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करेंगे, टचिंग 5% इन 2006-07, बट वेरी लो, ऑलमोस्ट वी कैन से 2.5 to 8 इन द ईयर ऑफ 2009-2010। जब हम रेलवेज़ की बात करेंगे, ऑलमोस्ट इक्वली था, थोड़ा बहुत ज़्यादा था 6-7 में, 9-10 साल में क्या था, कम हुई थी सब्सिडी। और जब हम इंटरेस्ट की बात करेंगे, 6-7 जो 2006-07 था, उसमें सब्सिडी ज़्यादा दी थी गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे,
और 2009-10 में सब्सिडी बहुत कम की थी। अगर हम बात करेंगे फूड की जो हम डेली यूज़ करते हैं, 2006-7 में गवर्नमेंट ने सब्सिडी कम दी थी, 2009-10 में सब्सिडी गवर्नमेंट ने थोड़ी बहुत बढ़ाई थी, टचिंग 40% किया था। और अगर हम फर्टिलाइज़र्स की बात करेंगे जो हम डेली रूटीन में अपने एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, 2006-7 में गवर्नमेंट ने अबोव 40% सब्सिडी रखी थी फर्टिलाइज़र्स पे, लेकिन जब हम 9-10 की बात करेंगे तो टचिंग 30-32% रखा था। तो ये शीट मैंने आपके टॉपिक के साथ क्यों कनेक्ट किया, इसका एक ही मकसद है, सो आप थोड़ा सेंसिटाइज हो जाओ। जब आपको देखना होगा, नेट पे जाओ कि कौन कौन से ऐसी स्कीम्स है जहाँ पे गवर्नमेंट, या कौन कौन से ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट सब्सिडी रखती है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम्स द टर्न फॉर होम असाइनमेंट्स। एज थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ एक बार फिर, जो हमने आज टॉपिक पढ़ा, हमारा मेन टॉपिक यही था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। और हमने जाना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए। वो है रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। और बीच में हमने ये भी जाना कि अगर लोकल एरियाज़ में इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाएगा तो उसके उन एरियाज़ के लिए वो ब्लेसिंग होगी, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा एंड सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट होगा। हमने ये भी जाना कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीमें निकाल रही है जहाँ पे सब्सिडी कॉस्ट पे इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने का मौका फराहम होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 हम सब घर में हैं अभी। हमारी तालीम बहुत मुतासिर हुई है, हम घर में ही पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि गवर्नमेंट का क्लियर ऑर्डर है कि वी आर सपोज टू स्टे एट होम वाइल मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंस। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो ये प्रेजेंटेशन हम आपने आज देखी, इसको एक बार अच्छे से फिर देखो, गौर से देखो। इन क्वेश्चंस को आप अपने पेपर्स पे लिखो, नोटबुक पे लिखो, एक एक करके इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढो आप इसी प्रेजेंटेशन में। ये जो क्वेश्चंस मैंने 4 दिए हैं एट द एंड ऑफ योर प्रेजेंटेशन, इन सब का आंसर आपकी प्रेजेंटेशन में मिलेगा। ये उनका आंसर निकालो, अपनी नोटबुक पे लिखो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन, हैव अ नाइस डे।